सबसे पहले तो दिव्य जो हमारे कार्यक्रम है ज्योतिष मंच का, जो मलोर केटला में आज आयोजित किया जा रहा है, और जैसा कि मैं अभी पढ़ रहा था कि ये 40वां अखिल भारतीय ज्योतिष सम्मेलन है। ज्योतिष सम्मेलन तो देखिए बहुत होते हैं, कुछ सम्मेलन बहुत व्यापक स्तर पर होते हैं, और इतने सम्मेलनों को ऑर्गेनाइज करना, उनको बहुत अच्छे सुचारू रूप से चलाना, सबका मान सम्मान करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं सौरभ शर्मा जी आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना बढ़िया प्रोग्राम आज आपने ऑर्गेनाइज किया है, और ये 40वां है। और डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा जी जो कि फाउंडर और नेशनल प्रेसिडेंट हैं इस मंच के, और आपके पिताजी हैं, अब आपके हाथों में चाबी आ चुकी है। अब आपको इस मंच को आगे लेकर के चलना है। अब आपका दायित्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हम तो आपके साथ हैं ही। जी जी बिल्कुल, गुरुजी का आशीर्वाद है, सबका सहयोग है, सबके सहयोग से कार्य होता है। तो अभी आपने बहुत अच्छे से इस प्रोग्राम को किया है। मंच पर आसीन पिता गुरु डॉक्टर HS रावत जी मेरे पूज्य पिताजी हैं। उन्हीं के संरक्षण में मैं फला फूला हूँ, उन्हीं से मैंने ज्योतिष की शिक्षा ग्रहण करी है। परम आदरणीय पूज्य अनिल वत्स जी यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित हैं, इस मंच की शोभा को बढ़ा रहे हैं। और भी जितने भी विद्वान जन, चाहे जैसे पंडित GD वशिष्ठ जी लाल किताब के विशेषज्ञ हैं, और लाल किताब का जब नाम आता है तो सबसे पहले इन्हीं का नाम लिया जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, आप कोई भी कार्य करें, उस कार्य को जब पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ, समर्पण के भाव के साथ में और एकाग्रता के साथ में करते हैं तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। आप आगे बढ़ोगे तो लोग आपके पीछे भी लगेंगे, वाद विवाद भी खड़ा होगा, और विवाद जरूरी भी है। अगर वाद विवाद नहीं हुआ तो फिर फायदा क्या है, क्योंकि वाद विवाद से, तर्क वितर्क से अनुभव प्राप्त होता है। आज आपसे बहुत कुछ सीखने को हमें मिलेगा, हमें आपसे सीखने को मिलेगा, आपको हमसे सीखने को मिलेगा। इसीलिए तो ये कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। और क्या उद्देश्य है इनका, मैं आपसे आज एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ ज्योतिष से संबंधित। मैं अभी परसों किसी का चाइल्ड डिलीवरी मुहूर्त निकाल रहा था। पहले एक बेबी हो चुका है उनका, और अभी दूसरा बेबी की डिलीवरी है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मानवेंद्र जी कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल करके बताइए जिसमें बच्चे की डिलीवरी की जा सके, क्योंकि पहला बच्चा सिजेरियन हुआ था, तो दूसरा भी सिजेरियन ही होगा। तो डॉक्टर ने कहा है कि 20 से लेकर के और 30 मार्च के बीच में कोई अच्छी सी डेट दे दीजिए। देखिए, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में हैं, पर है विधि का विधान। वो हमारे संपर्क में आया क्योंकि ये भी ग्रहों की ही इच्छा होगी कि उनको चाइल्ड डिलीवरी मुहूर्त का विचार मन में आया, और उन्होंने ज्योतिषी से कंसल्ट किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप चाहते हैं एक अच्छा बच्चा पैदा हो, उसका नाम अच्छा हो। हर पिता की, हर माँ बाप की एक इच्छा होती है कि उसका बेटा बहुत बड़ा अधिकारी बने, IAS बने, IPS बने, मिनिस्टर बने, गवर्नर बने, या और किसी बड़े सम्मानित पद पर बैठे। पर ग्रहों के बुरे प्रभाव से ना तो मैं बच सकता और ना आप बच सकते। और अगर मान लीजिए हम एक अच्छे ग्रह लेकर के पैदा होते हैं तो जितने भी विद्वान आज यहाँ बैठे हैं, इन्हीं की तरह हमें भी अच्छी कुंडली प्राप्त हो सकती है। यानी कि आप सभी विद्वानगण जो आज मंच पर उपस्थित हैं, आपकी जन्म पत्री में ग्रहों का कुछ अच्छा प्रभाव होगा, गुरु आपका बहुत अच्छा होगा, तभी आज आप नेतृत्व कर रहे हैं, तभी आज आप लोगों के बीच में उनका सलाह मशवरा, ज्ञान, मार्गदर्शन करने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि ज्योतिषी को एक बहुत सम्मान की दृष्टि से ही देखा जाता है। वो बात अलग है कि ठीक है, विचारों में मतभेद हो सकता है, लाल किताब में मतभेद हो, वैदिक में मतभेद हो, हमारे आपस के मतभेद हो, पर जहाँ बात आएगी ज्योतिष शास्त्र की, ज्योतिष विज्ञान की, ये सब अलग अलग इकाइयाँ हैं। यहाँ बहुत से लोग ऐसे होंगे जो हस्तरेखा के विशेषज्ञ होंगे, कुछ प्रश्न शास्त्री होंगे, कुछ अंक शास्त्री होंगे। आप जिस विषय में डीप शोध करना प्रारंभ कर देंगे, उसी विषय के आप मास्टर बन जाओगे। तो मैंने कहा बिल्कुल चाइल्ड डिलीवरी मुहूर्त तो आप निकलवाइए। तो मैंने देखा कि आज की डेट में
20 तारीख के बाद अगर हम ये देखें कि इस बच्चे के लिए सबसे अच्छी लगन कौन सी रहेगी, तो देखिए जब बच्चा पैदा हो रहा है तो हमें डायरेक्ट कुंडली को स्टडी करने से पहले, पंचांग को देखने से पहले बेसिक चीजों पर फोकस करना पड़ेगा। बेसिक चीजों से मतलब है पंचांग। ज्योतिष क्या है? पंचांग। 5 अंग हैं पंचांग के, वार है, नक्षत्र है, चरण है, तिथि है, योग है, करण है, यही है पंचांग। और ज्योतिष में इसी की गणना के आधार पर कुंडलियां निर्मित होती हैं, इसी के आधार पर प्रेडिक्शन तैयार होता है। अब मैंने सबसे पहले ये स्टडी किया कि भाई बच्चे की डिलीवरी होनी है 20 तारीख के बाद, तो क्यों ना हम एक ऐसी लगन को फाइंड आउट करें जो इस समय गोचर के अंदर सबसे बलवान हो, सबसे अच्छी हो। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा ये रहेगा कि लगन सबसे अच्छी हो। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा ये होना चाहिए फाइंड आउट करते समय कि जब बच्चा पैदा हो तो उस समय पर उसकी दशाएं कैसी चल रही हैं। आपकी कुंडली में हंस महापुरुष राजयोग बना हुआ है, आपकी कुंडली में भद्र महापुरुष राजयोग बना हुआ है, आपकी कुंडली में मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना हुआ है शुक्र ग्रह के द्वारा, पर उसका आपको फल नहीं मिल पा रहा। क्यों? क्योंकि आपकी दशाएं नहीं आई फल देने वाली। अब आपकी 60 साल 65 साल की उम्र में जाकर के शुक्र के राजयोग की दशा आ रही है जी। 7778 एक गाड़ी हमारी गेट के बीच में है। 9000 प्लीज वो गेट से थोड़ा हटा दीजिए। राजन शर्मा जी के अभी उठा। थैंक यू सर। आपकी शुक्र की दशा ही नहीं आई पूरे कालखंड में, जीवन में, तो फिर उस राजयोग का क्या बेनिफिट मिलेगा? आप सत्ता में हो, आपके पास पावर है तो ही आप फल दे सकते हो, अदरवाइज नहीं दे पाओगे। इसलिए आपको ये देखना पड़ेगा कि बच्चा पैदा तो हो गया, लगन उसको अच्छी मिल गई, और उसकी एजुकेशन के टाइम पर, यानी कि जब वो 20, 22, 25 साल तक की जो उसके पहले वर्ष रहेंगे वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित होंगे। अब उसकी अच्छी एजुकेशन हो जाए, बढ़िया एजुकेशन ले लेगा तो आगे सेट हो ही जाएगा। अब मान लो बच्चा पैदा हो गया शनि की 7.5 में, और पैदा होते ही उसके ऊपर लग गई कुछ ही सालों के बाद शनि की महादशा भी, और उसकी कुंडली में शनि बैठा भी डाउन स्थिति में है या नीच स्थिति में है, या फिर उसकी युति अच्छी नहीं है, डिग्री कली वीक है, क्योंकि ग्रहों की डिग्रियों के हिसाब से तो हमें फल मिलता है। अब एक ग्रह है जो बच्चा पैदा हुआ है तो वो शिशु अवस्था में, जब वो थोड़ा सा और बड़ा होगा तो वो कुमार अवस्था में आएगा, जब और बड़ा होगा तो वो युवा अवस्था में आएगा, जब और बड़ा होगा तो वो वृद्ध अवस्था में जाएगा, और लास्ट में जाकर के मृत अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिर जो लगन हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो कितने डिग्री की है, शनि की डिग्रियां कैसी हैं। अब मान लीजिए वो कमजोर है पर कुंडली में है योग कारक, तो ऐसे में फिर हम उसको उसका रत्न पहना के मजबूत कर सकते हैं। तो मैंने ये देखा सबसे पहले कि आखिर मेष लगन की स्थिति क्या चल रही है। तो मैंने देखा कि मेष लगन में, तो लगन में इस समय शुक्र राहु हैं, 7वें भाव में केतु चल रहे हैं, मैरिज लाइफ के घर में आ गया केतु, लगन में आ गया शुक्र राहु, और बाकी केंद्र में और कोई ग्रह है नहीं। 12वें भाव में चले गए बुध, सूर्य, गुरु और चंद्रमा। मैंने कहा यार चंद्रमा स्वयं राशि का है, इस समय मीन में है, चंद्रमा की युति भी रहेगी 21 तारीख को, तो चंद्र गुरु का गज केसरी राजयोग बन जाएगा, और एक गुरु का हंस नाम का महापुरुष राजयोग बन जाएगा। पर मेष लगन में तो इस राजयोग का फल मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि 12वें भाव में जो ये युति बन गई सूर्य की, बुध की, शुक्र की और चंद्रमा की, तो मैंने कहा इसे रिजेक्ट करो। मैंने कहा मेष लगन नहीं चल पाएगी। मैंने दशाओं पे नहीं गया, मैं सिर्फ अभी लगन को फाइंड आउट कर रहा हूं। मैं ये देख रहा हूं कि सबसे अच्छी फिलहाल लगन रहेगी कौन से, उसके बाद दशाओं में जाएंगे। तो मैंने मेष लगन मना कर दीजिए, ये नहीं चलेगी। उसके बाद मैंने वृष लगन पे नजर डाली। मैंने कहा वृष लगन शुक्र की है, अच्छी लगन है, लग्नेश शुक्र है, ज्ञानी ग्रह है, ग्लैमर प्रिय है, और ग्लैमर इंडस्ट्री से जोड़ता है, अच्छी वाक शक्ति है, तो वृष लगन देखते हैं। तो वृष लगन में मैंने देखा तो लग्नेश शुक्र 12वें भाव में चला गया, यानी कि अपनी राशि से 12th हाउस में। अब यहां आकर के तो फिर वो डिस्टर्ब ही करेगा। भाई पीठ पर आ गया, आपके पीठ पे कोई ग्रह बैठा हो तो पीठ तो भारी हो ही जाएगी ना, आगे हो या उसके आगे हो तो चलेगा, पर वो तो बैक में ही आ गया।
और राहु के साथ आ गया। मैंने कहा इस लगन को भी अभी होल्ड करते हैं, ये भी नहीं चलेगी। और केंद्र में अकेला शनि आ गया कुंभ राशि में, और शनि के द्वारा एक शश नाम का महापुरुष राजयोग तो बन रहा है, परंतु और कोई केंद्र में ग्रह नहीं आ रहा। तो मैंने कहा और कोई देख लेते हैं। उसके बाद में मैंने कर्क लगन को देखा। कर्क लगन में मैंने ये पाया कि लग्नेश चंद्रमा है, भाग्य स्थान पर आ रहा है। आ तो अच्छा रहा है, गुरु के साथ भी है, सूर्य बुध के साथ भी है, ये भी बढ़िया है। पर यहाँ पर मंगल 12वें भाव में चला गया। देखो हमें ये बड़ा देखना पड़ेगा, अगर कई बार ऑप्शन नहीं मिलते तो मजबूरी में करना पड़ता है, क्योंकि ये भी भाग्य का ही खेल है सारा। अब 12वें में मंगल चला गया तो मैंने सोचा क्यों ना मंगलिक दोष को काट दिया जाए, तो इस लगन को भी अभी रोक लें, होल्ड कर दें और देख लें, आगे बढ़ के देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, मैंने अपने पर्सनल नॉलेज, अपने ज्ञान के अनुसार मैंने इस लगन को भी आगे बढ़ा दिया। मैंने कहा कर्क को भी अभी रुक जाते हैं, क्योंकि 12वें का मंगल है, मिथुन राशि का मंगल रहेगा। और आज रात यानी कि आज रात 4:29 पर मंगल का परिवर्तन भी हो जाएगा मिथुन में। फिर मैंने देखा सिंह लगन, मैंने कहा चलो सिंह लगन को देख लेते हैं। तो सिंह लगन के अनुसार ये पाया मैंने कि अष्टम भाव में चंद्र चला गया, सूर्य साथ में बैठा है, बुध साथ में है, गुरु साथ में है। अब अष्टम में चंद्रमा जाने से तो इनसिक्योरिटी बढ़ेगा, और सूर्य के साथ है तो अस्त भी है, अमावस्या दोष भी लगेगा, गुरु भी है, ज्ञानी ग्रह है। यानी कि देखिए ज्ञानी ग्रहों का प्रभाव जब आपके ऊपर होगा, आपकी बुद्धि के ऊपर होगा, आपके मन के ऊपर होगा, आपके शरीर के ऊपर होगा, तभी आप अच्छा नाम कमा सकते हैं। और आपके यही ज्ञानी ग्रह अगर अष्टम भाव में चले गए, चंद्र, गुरु, बुध, सूर्य जैसे पावरफुल ग्रह, तो फिर मैंने कहा इसको भी होल्ड कर दो, क्योंकि ये भी अभी इतनी अच्छी नहीं है। और मैंने कहा इसमें भी केंद्र में शनि आ रहा है, मैरिज लाइफ के घर में आ रहा है, और शत्रु दृष्टि सप्तम लगन पर ही डाल रहा है, सिंह राशि पर। तो मैंने कहा मान सम्मान में भी कमी करेगा, कुछ ना कुछ पीड़ा तो देता ही रहेगा, इसलिए इसको भी होल्ड कर देते हैं। फिर मैंने देखी कन्या लगन, मैंने कहा इसको देख ले। तो इसमें मैंने देखा कि लग्नेश बुध है और सप्तम भाव पर आ रहा है, और गुरु के साथ बैठा है, तो नीच भंग राजयोग तो बन रहा है, क्योंकि स्वयं राशि का गुरु और नीच का बुध, तो नीच भंग राजयोग, एक हंस नाम का महापुरुष राजयोग, और एक साथ में चंद्र गुरु का गज केसरी राजयोग। तो मैंने कहा ये एक कन्या लगन मेरे हिसाब से यहाँ पर ठीक बन रही है, इसको हम रख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसा केंद्र में पाप प्रभाव नहीं है, कर्म भाव पर मंगल है। अब मंगल का देखिए एक ड्रॉबैक रहेगा यहाँ पर कि दसम भाव में आ गया तो चौथी दृष्टि से लगन को देखेगा, सप्तम दृष्टि से मन को देखेगा, और अष्टम दृष्टि से बुद्धि को देखेगा। अब यहाँ पर शरीर से, मन से और बुद्धि से इंसान क्रोधी हो जाएगा, ईगोइस्ट हो जाएगा। तो अब इस लगन में जो पैदा होगा बच्चा, तो उसमें ये व्यवहार जरूर देखने को मिलेगा। तो मैंने सोचा और देख लेते हैं, क्योंकि नजर तो सारी की सारी 12 लगनों पे डालनी है। और कई बार ये भी होता है कि भाई डॉक्टर मना कर रहा है, मान लो लगन आ रही है रात में, अब रात में तो करेगा नहीं, अच्छी लगन भी है, पर रात में डॉक्टर बोलते हैं नहीं जी रात में तो हम नहीं करेंगे, हम तो सुबह 10 बजे के बाद करेंगे, या शाम को 8 बजे तक 9 बजे तक कर देंगे। तो फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि भाई इस बीच में भी कौन सी अच्छी है। तो उसके बाद मैंने तुला लगन पे नजर डाली। जब मैंने तुला लगन देखी तो उसमें छठे भाव में चला गया चंद्रमा, सूर्य, बुध और गुरु। अब इस घर में यहाँ पर जाने से मैंने कहा फिर वही बात आ जाएगी कि मैंने कहा अच्छे ग्रह भाग्येश छठे में चला गया, तृतीयेश छठे में चला गया, मैंने कहा शुक्र की और राहु की युति सप्तम में आ रही है, तो मैंने कहा इसको भी अभी होल्ड कर देते हैं। फिर देखी मैंने वृश्चिक लगन। अब वृश्चिक लगन के हिसाब से पंचम भाव पर बुद्धि पर अच्छे ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, यानी कि एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये अच्छा रहेगा, पर इसमें दशाएं अच्छी नहीं आ रही, केंद्र में शनि आ रहा है। तो एट द एंड लास्ट में जो मैंने फाइंड आउट किया सारी लगन देखने के बाद, वो मैंने एक लगन निकाली मिथुन। अब उसका कारण मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिर मिथुन लगन क्यों निकाली, क्योंकि अब 9, 10, 11, 12 सबकी चर्चा करेंगे, लंबा हो जाएगा, आपको भी लगेगा कि ये तो टॉपिक को कहीं खींच तो नहीं रहे हैं। देखिए जो मेरे पास है, सर्वज्ञ तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है, सब एक दूसरे से सीखते हैं। जो मेरे पास है, जो ताजा उदाहरण है मेरा, वो मैंने आप लोगों के साथ अभी यहाँ पर शेयर किया। अब मिथुन लगन में मैंने क्या देखा, परफेक्शन तो कभी भी नहीं मिलती, परफेक्शन किसी भी चीज में नहीं होती, बट ये देखना पड़ता है कि कुंडली काफी हद तक अच्छी आ जाए।
तो मैंने मिथुन लगन में मंगलिक दोष जरूर बना, तो मैंने कस्टमर को बोला कि भैया देखो मिथुन लगन है, लगन के अंदर मंगल का दोष तो जरूर बनेगा, पर इसमें आपको एडवांटेज ये मिल जाएगा कि चंद्रमा गुरु का कर्म भाव पर आपको गजकेसरी राजयोग मिल जाएगा, आपको कर्म भाव पर कैरियर के घर में बुध का नीच भंग राजयोग भी मिल जाएगा, आपको कर्म भाव पर देवगुरु बृहस्पति का हंस नाम का महापुरुष राजयोग भी बन जाएगा, और आपके भाग्येश भाग्य पर आ जाएंगे, यानी कि शनि भाग्य पर। भाग्य का किसने मोर्चा संभाला? शनि ने। शनि ने कहा मैं यहीं बैठा हूं, चिंता मत करो, मैं भाग्य दूंगा, उत्तम भाग्य दूंगा। और गुरु ने बोल दिया ठीक है भैया मैं नौकरी दे दूंगा अच्छी। और बुध ने बोल दिया ठीक है गुरुदेव आपने मेरे लिए नीच भंग राजयोग बनाया है, तो मैं मान सम्मान सुख सुविधाएं ये देने का काम करूंगा। और चंद्रमा गुरु ने चंद्रमा धन का स्वामी होकर कर्म भाव पर आया, तो यानी कि धन की स्थिति चंद्रमा ने संभाल ली। अब यहां पर तो हमारी ये बात हुई। इसके बाद विषय आता है कि आखिर दशा। अब ये योग तो बन गए, बढ़िया बढ़िया बन गए। अब 22 तारीख को ये जो मिथुन लगन रहेगी लगभग 12 सवा 12 बजे से लेकर के और 1 बजे तक के आसपास का जो समय रहेगा उस दौरान रहेगी। अब जब ये बच्चा पैदा होगा तो उस समय शनि की महादशा में पैदा होगा, और शनि की जो महादशा है वो 2025 तक चलेगी, मई महीने तक, लगभग अप्रैल मई तक, यानी कि 23, 24 और 25, यानी कि लगभग 2.5 साल शुरुआत में इसके ऊपर शनि की महादशा का प्रभाव रहेगा। उसके बाद 2025 में मई के आसपास इसके ऊपर आ जाएगी बुध की महादशा। अब बुध की महादशा बच्चे के एजुकेशन के टाइम में हमने बेसिकली इसको निकालना था, समय को निकालना था। हमारे को ये देखना था कि शनि की देखो मीन राशि में चंद्रमा है, जिस दिन बच्चा पैदा होगा यानी कि 7.5 तो उसको मिलेगी। और अगर मैं इसको 21 मार्च को बच्चे की डिलीवरी करा दूं 12 सवा 12 बजे, तो फिर इसके ऊपर शनि की महादशा चलेगी और पूरी चलेगी, लंबे समय तक चलेगी, तो यानी कि इस पर डबल शनि का प्रभाव आ जाएगा। तो हमें इस डबल शनि के प्रभाव को काटना है। तो हमने क्या किया, फिर 21 तारीख को ड्रॉप कर दिया। मैंने बोला 22 चलेगा, कह रहे चलेगा। 22 में मैंने ये देखा कि मीन में तो चंद्रमा है, 7.5 में बच्चा पैदा होगा, शिशु अवस्था के अंदर 7.5 निकल जाएगी, तो आगे पढ़ाई लिखाई के टाइम पे दुखी नहीं करेगी। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? अगर पढ़ाई के टाइम पर इसके शनि की 7.5 आ गई तो डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए हमने क्या किया, फिर 22 को ले लिया, लगभग 12:15 12:30 बजे, तो सिर्फ 2.5 साल के लिए शनि की महादशा आएगी और आगे बुध आ जाएगा। बुध आएगा तो लग्नेश रहेगा, चतुर्थेश रहेगा, काम करा देगा उसको गुरु का, चंद्रमा, इनके सहारे से, सूर्य बुध के आदित्य राजयोग के सहारे से काम चल जाएगा जी। तो ऐसे हमें देखना पड़ता है। इसलिए जो चाइल्ड डिलीवरी मुहूर्त होता है ना दोस्तों, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है, बड़ा निर्णायक होता है। हमें योजना बना के चलना पड़ेगा, हमें चीज़ों को डीपली रिसर्च करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर हम योजना से नहीं चलते ना, तो जैसे पांडव जीत गए थे महाभारत में, भगवान श्री कृष्ण के पास रणनीति थी, उनके पास योजना थी, उनके पास विजन था। उन्होंने अगर योजनाबद्ध तरीके से ना चले होते, रणनीति के तहत ना चले होते, तो फिर पांडव जीत ना पाते, ऐसा होता। कौरव जीते क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के पास नीति थी। आपके पास अच्छी संगत का, अच्छी पंगत का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसी संगत वैसी पंगत। जैसे लोगों के साथ बैठोगे वैसा ही सीखोगे। आपका अनुभव बहुत अच्छा होगा, है अभी आप 500 700 1000 2000 कुंडलियां देख चुके हो, और आप मंच पर आसीन विद्वान हमारे ज्योतिषी जो बैठे हैं, इनके संरक्षण में कार्य करते हैं, इनके अनुभव को प्राप्त करते हैं, तो आपको अच्छी संगत मिली तो आप बहुत ऊपर उठ गए। संगत का प्रभाव सबसे अधिक होता है। दुर्योधन इतना बुरा नहीं था जितना मामा शकुनी था। अगर मामा शकुनी उसको सही सलाह देता ना, तो ये पूरा का पूरा जो महाभारत हुआ शायद फिर ना होता। और कई बार क्या होता है, बुरे लोग हमारे साथ में हों तो हमारा व्यवहार बुरा हो जाता है। हम बुरे हों और अच्छे लोग हमारे साथ में हों तो
तो वही हमारे जीवन को ऊपर पहुंचा देते हैं, वही हमारी नैया को पार करा देते हैं। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। ईमानदारी स्वयं में रखिए, स्वयं से ईमानदार होना सबसे बड़ा काम है। ऐसा कोई कार्य नहीं है इस दुनिया में मेरी नॉलेज के हिसाब से जो हम नहीं कर सकते। 24 घंटे अंबानी के पास हैं, 24 घंटे अडानी के पास हैं, 24 घंटे टाटा बिरला के पास हैं, और 24 ही हमारे पास हैं। वही 2 आँख हैं, 2 आँख हैं, 2 कान हैं, सब हैं। कुंडलियों का प्रभाव हो सकता है, मेहनत करनी पड़ सकती है, तपस्या करनी पड़ सकती है। आज आप कोई दिल्ली से आया हो, कोई पंजाब में कहीं ना कहीं से आया ही है ना यहाँ पर, ये आपकी तपस्या ही तो आपको लेके आई है। और कौन लेकर के आया कि भाई चलते हैं, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ जानने को मिलेगा। ये डेडिकेशन आपके अंदर होनी बहुत जरूरी है, इसको पहचानिए। मैं यहीं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि हमारे बीच में अभी बहुत सारे वक्ता बैठे हैं। सौरभ शर्मा जी, एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत अच्छा भव्य कार्यक्रम आपने किया। आपके उज्जवल भविष्य के लिए, इस संस्था के उज्जवल भविष्य के लिए, इस मंच के उज्जवल भविष्य के लिए मैं आपको बधाई दूंगा और शुभकामनाएं दूंगा। धन्यवाद।